1955 की सबसे कामयाब फिल्म है राज कपूर द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म श्री 420, जिनकी पिछली फिल्म आवारा 1951 की सबसे कामयाब फिल्म थी। और इस प्रकार केवल 31 साल की उम्र में राज कपूर ब्लॉकबस्टर्स बरसात, आवारा और श्री 420 की हैट्रिक लगाकर बॉलीवुड के महानतम शोमैन के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। फिल्म श्री 420 का टाइटल इंडियन पीनल कोड की धारा 420 से लिया गया है, आम भाषा में जिसका मतलब होता है बेईमान या धोखेबाज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉड या चीटर। श्री 420 का नायक राज एक अनाथ ग्रेजुएट है जिसे कॉलेज में ईमानदारी के लिए एक गोल्ड मेडल मिला है। वो नौकरी की तलाश में अपने शहर इलाहाबाद से पैदल ही बंबई के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसकी जेब में रेल का टिकट खरीदने के पैसे नहीं हैं। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। गाना गाते गाते राज बंबई पहुंच जाता है, जहां एक सड़क का भिखारी उसे बंबई में जीने का गुरु मंत्र देता है। ये बंबई है मेरे भाई, बंबई बड़ा शहर। यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता, और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते हैं 420। भिखारी के मिले गुरु मंत्र से प्रभावित होकर राज पास ही में मौजूद एक ऐसी दुकान में जाता है जहां नई पुरानी चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। क्या बेचने का है आपको? ईमान बेचना चाहता हूँ। ईमान? है? क्या बोलता है? जी, मैं ईमान बेचना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है मेरा ईमान। दुकान में फिल्म की नायिका विद्या भी मौजूद होती है, जो वहां अपनी चूड़ियां गिरवी रखकर पैसे लेने के लिए आई है। वो राज और दुकानदार की बातों को सुनकर बोलती है, जब ईमान बिक गया तो जिंदगी में रहा क्या? जी, मुझसे कुछ कहा? जी नहीं। नायिका के जाने के बाद दुकानदार पूछता है, ए मिस्टर, तुम्हारे को अपना ईमान बेचने का कि गिरवी रखने का है? चाहता तो था कि इसे बेच ही डालूं, हमेशा के लिए इससे छुटकारा पाऊं। लेकिन खैर, इस वक्त आप इसे गिरवी ही रख लीजिए, फिर किसी वक्त काम आएगा। दुकानदार से 40 रुपए लेकर नायक दुकान के बाहर निकलता है, मगर एक जेब कतरा उसकी जेब काट लेता है। फटे हाल खाली जेब राज रात को सोने के लिए मुंबई के फुटपाथ पर जगह तलाशता है, मगर वहां पर भी सोने के लिए पगड़ी चाहिए। रात भर के लिए मैं यहां सो जाऊं तो कोई हर्ज है? पगड़ी दे सकते हो? नायक की जेब में एक पैसा नहीं है। जब वो वहां रात को रुकने की जिद करता है तो हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी एक वृद्धा आकर बीच बचाव करती है। नायक की इस वृद्धा से पहले भेंट हो चुकी है और इस वृद्धा को नायक अपने बेटे जैसा दिखाई देता है। वृद्धा की कृपा से नायक को रात को सोने के लिए फुटपाथ पर जगह मिल जाती है और नायक अपने नए साथियों के मनोरंजन के लिए एक गाना गाता है। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने। जिस फुटपाथ पर हीरो गाना गा रहा है वो सेठ सोनाचंद धर्मानंद की हवेली के पिछवाड़े है। गाने से हो रहा शोर शराबा सेठ धर्मानंद को अच्छा नहीं लगता और वो परेशान होकर पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस आकर सभी को फुटपाथ से खदेड़ देती है। अगले दिन सवेरे हम राज को समंदर के किनारे सोता हुआ पाते हैं, जहां एक हवलदार उससे आकर पूछता है कि वो वहां क्यों सो रहा है। वो हवलदार से झूठ बोलता है कि रात को उसकी बीवी से लड़ाई हो गई, इसके लिए उसको घर छोड़कर यहां आकर सोना पड़ा। इत्तफाकन
फिल्म की नायिका विद्या भी वहां मौजूद होती है और कुछ ऐसा घटनाक्रम चलता है कि हवलदार विद्या को राज की बीवी समझ लेता है और दोनों को डांटकर घर जाने के लिए कहता है। विद्या का पीछा करते करते राज विद्या के घर तक पहुंच जाता है। नहीं आती, अभी तक मेरा पीछा कर रहे हो, बड़े बदतमीज हो जी। आपको डूबने से बचाया, घर तक पहुंचाया, ये बदतमीजी है क्या? हाँ। कौन? विद्या? क्या हुआ? विद्या के घर की हालत देखने से पता चलता है कि वो एक गरीब लड़की है और उसके पिता पंडित ओमकार नाथ शास्त्री चलने फिरने से मजबूर हैं। जब से भगवान ने टांगे भी मुझसे ले ली, विद्या बेटी ही अकेली स्कूल को चलाती है। बड़ी मुश्किल से गुजारा। विद्या अपने घर के बाहर बच्चों का एक स्कूल चलाती है और इस प्रकार राज और विद्या की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। राज को एक लॉन्ड्री में 45 रुपए माहवार पर स्त्री करने की नौकरी भी मिल जाती है और इस तरह राज की बंबई में जिंदगी चलने लगती है और विद्या के साथ उसका प्यार भी परवान चढ़ने लगता है। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डर। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन राज एक सूट को इस्त्री करके उसको डिलीवर करने के लिए एक होटल में एक रूम में जाता है। वो रूम का दरवाजा खटखटाता है तो कोई दरवाजा नहीं खोलता। वो हल्के से दरवाजे को धक्का मारता है तो दरवाजा खुल जाता है। अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। राज वहां सोफे पर बैठ जाता है। सामने टेबल पर ताश की एक गड्डी है। वो गड्डी को उठाता है, फेंकता है और बांटने लग जाता है और हमें पता लगता है कि ताश बांटने में उसको महारत हासिल है। आपके पास 3 बादशाह और मेरे पास तो 3 इक्के हैं जी। शाबाश। ये है नर्तकी माया, जो हाई सोसाइटी की बटरफ्लाई है। ये राज को राजकुमार और पीपली नगर बनाकर ताश खेलने के लिए अमीरों की एक बड़ी पार्टी में ले जाती है। पार्टी में राजकुमार ऑफ पीपली नगर बना नायक राज बहुत बड़ी रकम जीतता है और हारने वालों में सेठ सोनाचंद धर्मानंद भी है। मगर हारने के बावजूद भी सेठ सोनाचंद धर्मानंद काम कहता की है, क्या बात है, आपसे मुलाकात हो गई, इसमें फायदा ही फायदा है। राज की प्रतिभा को देखते हुए सेठ सोनाचंद धर्मानंद उसे अपने साथ काम पर रख लेता है और राज विद्या के ईमानदारी के मार्ग को छोड़कर माया के मायावी मार्ग पर चल पड़ता है। विद्या कहाँ जा रहे हैं राजकुमार साहब? सेठ साहब, वो विद्या चली गई है। अरे जाने दो, एक गई 10 मिलेगी। आज की रात तुम्हें विद्या की जरूरत नहीं, माया की जरूरत है। माया। और इस तरह राज एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जहां मुड़कर देखना वर्जित है। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। पैसे कमाने की हवस में राज सेठ सोनाचंद धर्मानंद के एक से बड़े दूसरे काले कारनामे में शरीक होता चला जाता है और कामयाबी हासिल करता चला जाता है। उसके पास दौलत का भंडार हो जाता है, मगर उसकी अंतरात्मा उसके अतीत के रूप में बार बार उसे वापस पुकारती है। रास्ता वही और मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया, एक तारा न जाने कहाँ छुप गया। नायक राज द्वारा नायिका विद्या को याद करना
उसके द्वारा अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनने जैसा है। उपनिषदों में वर्णन है कि मनुष्य के सामने सदैव दो चुनाव हैं, एक है श्रेयस और दूसरा है प्रेयस। प्रेयस हमें भोग की तृप्ति का लोभ देकर आकर्षित करता है और श्रेयस यानी सत्य के मार्ग से भटका देता है। फिल्म श्री 420 में राज कपूर ने विद्या को श्रेयस और माया को प्रेयस के रूप में प्रस्तुत किया है। सेठ सोनाचंद धर्मानंद की पैसे कमाने की लालसा उसे इतना गिरा देती है कि वो गरीबों को केवल 100 रुपए में घर का मालिक बनाने का सपना बेचता है और इस प्रकार उस समय 1.5 करोड़ से भी बड़ी रकम इकट्ठी कर लेता है। मगर राज की आत्मा उसे गरीबों को धोखा देने के लिए मना करती है और वो सेठ सोनाचंद धर्मानंद और उसके सारे साथियों को एक्सपोज कर देता है और उन्हें हवालात के पीछे भिजवा देता है और अंत में वो दर्शकों को और जनता को संदेश देता है। 100 रुपए में कभी किसी का घर नहीं बन सकता, मगर 1.5 करोड़ रुपए में लाखों घर बन सकते हैं। अगर आप अपनी गवर्नमेंट से जाकर ये कहें कि ये रहा 1.5 करोड़ रुपया और हम लाखों आदमी की हिम्मत और मजदूरी है, हमें जमीन दो, हम अपने घर खुद बनाएंगे। और इस प्रकार गरीबों को संगठित होने का संदेश देते हुए फिल्म समाप्त होती है। कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। फिल्म श्री 420 अमीरी और गरीबी, ईमानदारी और बेईमानी, न्याय और अन्याय, इन सब सामाजिक मुद्दों को उठाते हुए भी पूर्णतः काल्पनिक फिल्म है, एक फैंटेसी है, लाइक ए टिपिकल बॉलीवुड फिल्म, जिसे क्रिटिक्स ने बोला एस्केपिस्ट एंटरटेनमेंट। क्या आपको लगता है कि ये वाकई में एस्केपिस्ट एंटरटेनमेंट है या एक ऐसा सिनेमा है जो भविष्य के प्रति आशा का संचार करता है? सन 55 में देश की क्या हालत थी वो आज की जनरेशन नहीं समझ सकती। हम किस गरीबी, किस मुफलिसी, किन तकलीफों से गुजर रहे थे। उस दौर में दर्शकों का मनोरंजन करना और साथ ही उन्हें ईमानदारी के रास्ते पर चलने की शिक्षा देना कितना कठिन काम है, ये बिरले ही समझ सकते हैं। और राज कपूर और उसके साथ साथ बॉलीवुड सिनेमा ने ये काम निरंतर किया और आज हम जहां तक पहुंचे हैं ये उन्हीं सपनों का परिणाम है जो बॉलीवुड की फिल्मों ने हमको उस समय दिखाया। धन्यवाद।